इसराइल की जंग में शिद्दत दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आज रात खैबर मिसाइल से हमले का ईरान का जो इम्कान है, और इस ईरान के हमले के बाद अमेरिका में भी मामला जो है बढ़ते जा टारगेट किलिंग हो रही है, अहम शख्सियात पे और धमाके हो रहे हैं। आलमी रहनुमाओं के राब्ते शुरू हो गए। ईरान इसराइल जंग में नया मोड़ है, एटमी मामला। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में पेशावर में बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का अडयाला के सामने जाने का ऐलान, सख्त तकरीर है। अमेरिका में आर्मी चीफ के पहुंचने से पहले भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने मोर्चे संभाली हैं। भरपूर एहतजाज की तैयारियां, स्पीकर स्क्रीन, कनाडा से लोग भी आ रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना की डोरियां भी लाना शुरू कर दी 27वीं तरमीम से पहले। फैसल वाडा के घर मौलाना की आमद। इन तमाम खबरों की तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान के मामला से थोड़े से मैं आपको बता दूं, फिर ईरान की तफसील। खान की रिहाई के लिए जो पेशावर में जैसा कहा कि मनाजर है, अवाम हर तरफ नजर आ रही है, पंडाल भरा हुआ है, कारकुनों के हौसले भी बुलंद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सख्त तकारीर भी आ रही हैं, काफिले भी पहुंच रहे हैं। अली मीर की तो बड़ी सख्त तकारीर है। मुझे खतरा है ये कि दहशतगर्दी का इल्जाम ही ना लग जाए पार्टी पे, इतनी सख्त तकारीरें थी। और अमेरिका में भी आपको पता है, वहाँ इस वक्त वाशिंगटन डीसी में पूरे अमेरिका से जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और कनाडा से भी लोग आ रहे हैं आर्मी चीफ के इस्तकबाल के लिए। आपको पता है वहाँ इस्तीफे के लिए वहाँ बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं। और वाशिंगटन डीसी में तो बाकायदा डिजिटल ट्रक सुबह से चलाए जा रहे हैं। ये बड़ी तैयारियां की है तहरीक इंसाफ ने। इस पर ज़ाहिर है हमें एक और वीलॉग करना पड़ेगा जब ये तफसील आएगी, टाइम का डिफरेंस है। जो बड़ा मामला अभी इसराइल और अमेरिका ईरान का, उसमें सबसे पहले अमेरिका में अब धमाके हुए लॉस वेगास में कसिनो के अंदर, और उसके बाद मिनेसोटा में वहाँ साबिक स्टेट हाउस स्पीकर उसके शोर की टारगेट किलिंग हुई। अब ये पता नहीं कि इब्तदाई मामला है अमेरिका में या इंडिपेंडेंट वो, अभी ये चीज़ें अपडेट्स आएंगी उसके बाद। लेकिन इसराइल के लिए आज रात बड़ी भारी होगी। मिसाइलों की जो नई लहर, ईरानी टेलीविजन ने बाकायदा तस्वीर और वीडियो जारी की, और ये अपने मिसाइल खैबर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ईद गदीर भी आ रही है। आपको पता है, कह रहे हैं ईद पे तोहफा देंगे। जोहरी तवानाई का जो बैन अल-अक़वामी इदारा है, उसकी तमाम मॉनिटरिंग ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। कौमी सलामती की कमेटी ने साफ इनकार कर दिया वहाँ ईरान में कि अब कोई तावन नहीं होगा, और एटमी सलाहियत का हो सकता है मुजाहरा भी हो जाए। अभी इसमें सोच विचार वो इसलिए कर रहे हैं कि खिते में जो दीगर ममालिक है, खासतौर पर इस्लामी ममालिक, वहाँ एक शदीद दबाव और तशवीश का मामला है। क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इसमें दौड़ लग जाएगी, सारे हथियारों के चक्कर में लग जाएंगे। आलमी रहनुमा भी इस वक्त बड़ी तशवीश में है, और मुसलमानों को, खासतौर पर रहनुमाओं को ये पता है कि वारदात क्या हो रही है, वो हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको पहलू बताता हूँ। इसराइल की कोशिश है कि ईरान की तरफ से अरब अमारात, सऊदी अरब या किसी भी मुसलमान मुल्क पर एक आधा हमला हो जाए मिसाइल, मुसलमान फिर आपस में लड़ पड़ेंगे। ईरान इराक की जंग आपको याद होगी, और ये पीछे बैठ के मदद करेंगे या उसका साथ तावन देंगे, और ये आपस में लड़ लड़के खत्म होंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है। तुर्की के सदर अभी अर्दगान ने मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता किया, इसीलिए ईरान इस चीज़ को समझता है। वो जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा तकसीम ना हो जाए, कि ये चाहते हैं अमेरिका के एयरबेस जो अरब अमारात में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, बहरीन में, यहाँ पे मौजूद है, एक आधा हमला करवा दें। और ये ईरान लेकिन कभी नहीं करेगा। उनकी हिकमत अमली है, और वो समझदार है, उन्हें पता है कि एक दफ़ा मामला बढ़ गया तो फिर मुसलमान लड़ते रहेंगे। इसराइली कैंप में इस वक्त बड़ा शदीद खौफ है। वहाँ तो जितने जंगी काबीना के इजलास ज़ेर ज़मीन खुफिया बंकरों में हो रहे हैं, हालांकि शाते ईरान दे रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं मजीद ताकत से हमला करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और ये हमले रुकेंगे नहीं। ईरान भी कह रहा है हम भी नहीं रुकेंगे। अब ईरान का देखिए, ये जो इसराइल का हमला हुआ, ये पहला हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर इसराइल का। वो जो दज्जाल की आमद और ये सारे इस्लामी तारीख में हम उलमाए कराम से सुनते रहे, ये उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसमें हमें दो चीज़ें लेकिन बड़ी गौर से समझनी है, एक तो यहूदियत और एक सऊनियत। ये हमें अगर समझ आ जाए, हमें सारा मामला समझ आ जाएगा। जो यहूदियत है वो तो एक हज़ारों साल पुराना मजहब है, जिस तरह इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, सिखिज्म, आपको तो बुद्धिज्म एक मजहब है। जो जूनिज्म है, जो सऊनियत है, वो एक तहरीक है, सियासी तहरीक 1800 शुरू हुई थी, जो इसमें यहूदियों का एक अलग रियासत 1948 में इसराइल की शक्ल में जो आई। अब उसका मजहब से कोई तल्लुक नहीं है। उसकी यहूदी जो है वो भी इस सऊनियत के, जूनिज्म के मुखालिफ हैं, वो इसे बल्कि खिलाफ मजहब समझते हैं। ये एक सियासी नजरिया, एक मजहब है। अब इसराइल की जो हुकूमत है वो सयूनी रियासत है, उस नजरिए पर है, सियासी तहरीक। यहूदियों के लिए आपको पता है एक अलग, ये चाहते हैं कौमी रियासत बनाए। जो 2018 का कानून पड़े वो भी यही है कि हमारा हक है कि हमारी एक अलग कौम हो, और एक ख़ास, आपको पता है इनकी आइडियोलॉजी है। अब मजहबी ग्रोह जो है वो ये इसको सही नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये यहूदियों का मामला ही नहीं है। अब इन लोगों ने सही, आपनी, आपको पता है, रवायात, हदीस और नक्शे बनाए हुए हैं, और ये नक्शे इनके बड़े दूर तक हैं, अफगानिस्तान तक हैं, ईरान, इराक, शाम, उर्दन, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, ये सारे इलाके इनके नक्शों में मौजूद है। बल्कि मिस्र से चूंकि रास्ते इसराइल की तरफ, फिर कुछ रास्ते तो पाकिस्तान की तरफ है, सिंध और बलोचिस्तान के इलाके। मतलब इतना बड़ा इनका प्लान है। तो यहाँ इसलिए पाकिस्तान के लोगों में को ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है कि ये जो असल में तनाज़ा है क्या। एक दफ़ा आपको ये समझ आएगी, फिर आपको समझ आएगा कि ईरान और इसराइल का मामला कहाँ से कहाँ किस तरह जुड़ेगा आपके साथ। ईरान तो देखें 1978 तक जो था सयूनियों के लिए काबिल कबूल रियासत थी। मामला तो 1979 में शुरू हुआ, इनकलाब जब आया, इस्लामी इनकलाब, इस्लामी जमहूरिया जब वो बने, उनकी अपनी पॉलिसी बनी कि मजलूमों का साथ देना है, जालिमों की मुखालफत कर रही है। ईरान इसराइल को एक गासिब और एक गैर कानूनी रियासत समझता है, और फ़लस्तीन की आज़ादी को अपनी मजहबी और सियासी जिम्मेदारी समझता है, वरना उनका डायरेक्ट इसराइल से कोई तनाज़ा नहीं है। फ़लस्तीन का मसला है सारा। अब तमाम जमातों को वहाँ जो हिजबुल्लाह होगी, हमास होगी, तमाम को ये एक वक्त में खुली जो हमायत करते रहे, वो इसी वजह से, और इसराइल इनको दहशतगर्द करार देता है। अब ईरान इनकी चूंकि हमायत करता है, उनके ऊपर इल्जामात इसीलिए लगते रहे कि जी ड्रोन दिए उन्होंने, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, प्रॉक्सियाँ बनाई, और फिर इसराइल ने इनकी तनसीबात पर शाम में, इराक में, हर जगह हमले भी किए। इन्हें खतरा है कि ईरान अब एटमी हथियार बना के इनका कहीं वजूद ना मिटा दें।
ईरान बारहा कह चुका है कि ये प्रोग्राम पुरअमन होगा, लेकिन इसराइल बार बार इनकी तनसीबात पर हमले भी करता रहा, साइंसदानों की टारगेट किलिंग भी कर, और ये मामला उन्होंने इराक के साथ भी किया था। वेपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद होगी। मशरिक़ वस्ता में इनकलाबी इस्लामी रियासत अब यही रहेगी। इसराइल इसके साथ, वरना देखिए सऊदी अरब, अरब अमारात सारे उनके साथ उनके इत्तेहादी ब्लॉक बना हुआ है। तमाम इस्लामी मुल्क में जहाँ शाही हुकूमत है, जो जमहूरियत इनकलाब इनसे नफरत करते हैं, वो सारे आराम से खड़े हैं। इराक ईरान की जो जंग थी वो भी उस ममालिक में देखें ना सब मदद की थी, अब ताकि कोई मामला कोई मसला उधर ना आए। इसराइल इस वक्त 58 इस्लामी ममालिक के दरमियान घिरा हुआ जोग्राफियाई एतबार से, इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे तरबियत याफ्ता फौज बना ली, बेहतरीन फ़ज़ाई एयरफोर्स बना ली, दिफाई निज़ाम बना लिया, आयरन डोम। इसराइल में तकरीबन हर मर्द हर औरत पर फौजी तरबियत लाजमी है। फिर उन्होंने एटमी हथियार भी 90-100 के करीब बना लिए, साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, हाई टेक असलिया इकट्ठा कर लिया। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने काम किया वो मोसाद, दुनिया की खतरनाक तरीन खुफिया एजेंसी बनाई जो इस वक्त दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर मौजूद है। फिर जो उन्हें मदद मिलती रही अमेरिका की तरफ, 3-4 अरब डॉलर तो हर महीना हर साल जो मिलता है फौजी इमदाद में। अमेरिका ने जदीद असलिया देता है, F-35 तैयार, स्टेल्थ तैयार, साइबर सिस्टम। अब उनकी मुखालफत में अक़वाम मुत्तहिदा में देखे जब भी कोई करारदाद है, अमेरिका से वीटो के जरिए बचा लेते हैं। वजह अमेरिका की मईशत चलाने वाले लोगों को देखें, पूरी एक लिस्ट बनाएं, आपके सामने सारा मंजर आ जाएगा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी मालियाती मीडिया टेक है, कंपनीज़ हैं अमेरिका में, जितने आला सरमायादार हैं, सियासतदान हैं, मीडिया मालिकान हैं, वॉल स्ट्रीट हो, हॉलीवुड हो, सिलिकॉन वैली हो, ये तमाम नाम देखें, वॉरेन बफे के पार्टनर्स देखें, आप लैरी पेज को देखें, गूगल वालों को देखें, मार्क ज़करबर्ग को देखें, सब के सब लोग अमेरिका की मईशत चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे सही नहीं है, मैं इनका सियासत में अहम किरदार आपके सामने, दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त निकालें, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे उसमें भी। अब अमेरिका ने जो इसराइल की इस तरह की मदद कर रहा है, अब देखिए 300 उन्होंने हेल फायर मिसाइल इसराइल को दिए हैं ईरान पर हमले से पहले। 300 इंतहाई जदीद मिसाइल दिए, फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले ये मिसाइल, लेज़र गाइडेड मिसाइल, लेज़र के जरिए आपको पता है 8 किलोमीटर रेंज तक है। अब ईरान के साथ इनके जो मामला मैंने आपको बताया 1979 में बदले, 79 में, उसकी वजह ये मामला अभी तक चलता आ रहा है। अब इनके साथ ज़ाहिर है बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, जैसे अज़रबैजान। अच्छा, अज़रबैजान देखिए मसलक के एतबार से ईरान और अज़रबैजान दोनों एक हैं, लतशी हैं, लेकिन इसराइल के मामले में अज़रबैजान खड़ा है इसराइल के साथ, जैसे पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ। अब मिलिट्री अड्डे वहाँ इसराइल के मौजूद हैं, ज़रा गौर से सुने। जो फ़ज़ाई हदूद वो कहते हैं हमारी अब ईरान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन सबको पता है कि किस तरह होती हैं ये। इसराइल, अगर ये लोग समझते हैं कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, मलिया मेट कर दें, तो ये नामुमकिन है। ईरान का इस जंग में नुकसान हुआ है, अभी चंद महीने चलेगी तो मजीद होगा, लेकिन ईरान की आबादी है 9 करोड़, क्या ये सारी ख़त्म कर सकते हैं? ईरान के लोग तो अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका, कनाडा, बरतानिया इधर तो नहीं जाएंगे, ये तो तमाम इनकी जर्नैल इनकी क़यादत भागेगी तो नहीं। अलबत्ता इनकी इसराइल के आप देखें सारे के सारे सरमायादार, सारे उसके बिजनेसमैन, हाई टेक के लोग, ये सारे के सारे जब भी इनकी जंग हुई, ये सारे दोहरी शरीयत रखते हैं ज़्यादातर, ये मगरबी ममालिक में चले जाते हैं। तमाम खुशहाल लोग, प्रोफेशनल्स लोग, कारोबारी लोग। ईरान में कोई नहीं जाता कहीं, उन्हें कोई वीज़ा नहीं मिलता, उन्होंने कहीं नहीं जाना, उनको पता है ये हमारी कश्तियाँ जली, हमने यहीं रहना है। और उनके मुल्क में मौजूद है वसाइल, गैस भी दुनिया में सबसे ज़्यादा, तेल भी सबसे ज़्यादा, उनकी तो आइंदा आने वाली नस्लें वो जगह संभाल लेंगी। 1979 से लेकर आप देखें उनके तमाम बड़े रहनुमा भी उन्होंने मार दिए, फिर दूसरे उसकी जगह नस्ल लेंगे, उन्हें मारा, दूसरे आ गए, तो वो तो नस्ल दर नस्ल तैयार है। इसीलिए 1979 का जो इनकलाब आया था वो कोई इमाम खमीनी नहीं लाया, वो लीडर थे, लेकिन ईरान की अवाम का फैसला था, वो बदलना चाहते थे। ईरान दुनिया का वो मुल्क था कि यूरोप में लोग याशी के लिए जाते थे, वहाँ उन्होंने फैसला किया हमें इस्लामी नज़रियात पे आना है। अब उनकी अपनी एक सोच, अपना दीन, अपना रहन सहन, अपना मजहब, कल्चर जो भी था, उनके मुल्क का अपना फैसला, लोगों का, कोई गलत समझे कोई सही समझे, ये उस मुल्क का फैसला है। अब मिसाल के तौर पर आपको पता है पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद आई 2 वोट थे, खान अपोजिशन में बैठ जाता, अगले 3 साल बाद दोबारा बारी आ जाती, लेकिन खान ने कहा नहीं, इस गले सड़े निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना। अब पाकिस्तान की आवाम चूंकि ईरान की आवाम की तरह नहीं निकल सकी बदकिस्मती से, बहुत सारे उसमें अवामिल है इनकलाब, वरना यहाँ था तो इमरान खान भी शायद इमाम खमीनी से बड़ा इनकलाब ले आते, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। अब जो ईरान में रज़ा शाह पहलवी, वो उसके बेटे मुल्क से भागे, अब उन्हें ये रजीम पसंद नहीं है, ये आज भी उसकी मुखालफत करते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ ईरानी मौजूद है वो इस रजीम के सख्त मुखालिफ हैं। अब ईरान के अंदर जो लोग हैं वो इस रजीम से खुश हैं, वहाँ तेल है, गैस है, मईशत उनकी पिछले 40 सालों में देखे कोई उनके साथ तजारत नहीं करता, उन्हें कोई खाने पीने की अशिया तक नहीं देता, ये चावल दाल रोटी नहीं देता कोई भी। उनकी फ़ज़ाइया के पास वो अभी भी 20-20, 25-25 साल के पुराने पुर्जे हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज़ हैं, वो किसी भी दुनिया की छोटी सी फौज से बेहतर नहीं है। लेकिन उन्हें आखिरी जहाज़ अभी शायद रूस से खरीदे 2023 में या 24 में उनके पास F-14 है और Su-35 है रूस के बने हुए, या उन्होंने अपने लोकल तैयार किए हैं ड्रोन्स वगैरह, जो भी उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की है, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ा है। लेकिन जंगें हम सब जानते हैं हथियारों से लड़ी नहीं जाती। अमेरिका अफगानिस्तान से वरना कभी ना निकलता, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से नहीं निकलता, वियतनाम से अमेरिका ना निकलता। 127 ममालिक 20 साल $1 खरब का असला लगा के अफगानिस्तान से जंग नहीं जीत सके, तो ईरान से कैसे जीतेंगे? और इन्हें तो चले छोड़े, फ़लस्तीन 1948 से इस तनाज़े में आप देखें, फ़लस्तीन तो शायद लाहौर से भी बहुत छोटा, मंडी बहाउद्दीन जितना शहर भी नहीं होगा। पिछले 1 साल में 2024 से 2025 में इसराइल ने 1 लाख टन बारूद गज़ा पे गिराया, जो दूसरी जंग अजीम लंदन, हैम्बर्ग और प्रेस्टन के गिराए हुए बमों से भी ज़्यादा है। आप फ़लस्तीन की सरकारी आदादोशुमार देखें, वो कहते हैं 70-80 हज़ार लोग शहीद हुए, मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख से भी ज़्यादा हों शायद। क्या फ़लस्तीन पर काबू पा लिया? आज भी जो इसराइल के कैदी हैं फ़लस्तीन में उन्हें नहीं मिलते,
हालांकि उन्हें ईरान के आर्मी चीफ पता है कहाँ मिल जाते हैं, लेकिन अपने कैदी फ़लस्तीन में नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ज़ेर ज़मीन छोटे से जगह में एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है। तो अफगानिस्तान पे काबू नहीं पा सके, फ़लस्तीन पे नहीं पा सके, तो ईरान तो बहुत बड़ी पावर है। जंगों से तो कौमें कभी नहीं तबाह हुई, ये याद रखिए, दुनिया की तारीख है। जर्मनी बहुत बड़ी मिसाल है, पहली दूसरी जंग अज़ीम में खंडरात बन गया था, लाखों लोग मारे गए। आज दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत मईशत है। आपके सामने जापान है, वियतनाम है, चीन है, फ़लस्तीन है। तो ये जंगों से कभी कौमें नहीं खत्म होती, गद्दारियों से कौमें खत्म होती हैं, मुल्क को बेचने से। अभी ईरान में 200 लड़ाका तैयार इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना मोसाद ने, जो न्यूक्लियर साइंसदान ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमले, ईरानी जर्नेल पसदारान इनकलाब को जो टारगेट कर रही है, डबल एजेंट्स के जरिए मालूमात निकलवाई, खुफिया न्यूक्लियर फाइलें निकलवाई, अंदरूनी हमले किए, साइबर, ये नुकसान था। कुर्द बागियों को मिलाया, अरब कबाइल को साथ मिलाया, मुकामी जासूस नेटवर्क तैयार किए, ये रिमोट कंट्रोल हथियार उन्होंने बनाए। वो जो आपको पता है पुराने वॉकी टाकी इस्तेमाल कर दिए, पेजर्स, मोबाइल फ़ोन, उन्होंने सारे हैक करके उसके अंदर किस तरह डिवाइसेस डाली। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जो आर्मी चीफ के साथ जो आखिरी मुलाकात है उनमें वो घड़ियाँ छड़ियाँ भी दी गई हैं लोकेशन ट्रेस करने के लिए। तो जाहिर इसमें गद्दारियां बहुत बड़े हाई लेवल पे होती नहीं, उन्होंने वो पकड़ भी रहे हैं और पकड़ते भी रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा। मोसाद पे तो खैर मुझे लगता है पूरा तफसीली प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके बाद हो सकता है मेरी अपनी जान खतरे में पड़ जाए, लेकिन बार वो करूँगा जरूर, इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। ईरान की इस वक्त जो रजीम देखें, उनका मकसद क्या है कि वहाँ के रजीम चेंज करना इसराइल की, जैसे सऊदी अरब, अरब अमारात, मिस्र में या पाकिस्तान में है। ईरान का ये चाहते हैं माशी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करें कि अवाम सड़कों पर आ जाए, रजीम चेंज करे। अब अवाम सड़कों पर निकली तो वो अपनी रजीम की हमायत में निकले। पसदाना इनकलाब ने कहा कि ईरान पर जल्द मज़ीद मिसाइल आज मारेंगे खैबर, उनका पूरा इरादा आज रात को, तो अवाम उनके साथ खड़ी होगी सारी। अब तो ईरानी टीवी ने दावा किया कि तीसरा F-35 भी गिरा दिया हमने, लेकिन साथ अपने 3 साइंसदानों और 2 आला अफसरान की शहादतों की तस्दीक भी की है। और आज तो ईरान के सुप्रीम कमांडर अयतुल्लाह अली खamenei ने वर्दी पहन के अवाम में शिरकत इसीलिए कि हम कौम के साथ खड़े हैं, हम नहीं भागने वाले, हम जर्नेल आगे पहले अपनी शहादतें देंगे। तो इस वक्त रजीम चेंज करने का जो सबसे बड़ा मामला है, अमेरिका इसराइल की मदद है, उसमें 2020 की तुलसी गबार्ड जो नेशनल सिक्योरिटी की हेड है, उसकी आप एक ट्वीट पढ़ें, मैंने लगाई भी है, कि वो ट्रंप से इस वक्त कह रही थी कि ट्रंप रजीम चेंज करवाना चाहता है, ईरान जंग में इसमें शामिल होना चाहता है वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, तुलसी गबार्ड इसके साथ खड़ी है, मतलब अब रजीम चेंज के लिए तैयार है। अच्छा, ईरान में ये हुआ ना, कोई जनरल बाजवा नहीं मिल सका वहाँ, ईरान में जनरल बाजवा नहीं था वहाँ, वरना ये जिस तरह रजीम चेंज इमरान खान का पाकिस्तान में, ये वहाँ बड़े आराम से कर जाते। ईरानी जनरलों ने 20 के 20 ने शहादतें दे दी, अपने सर कटवा दिए, उन्होंने कहा हम आराम नहीं खाते। उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ आप देख चुके हैं पहले, वो अमेरिका की गुलामी में नहीं गए, इसलिए फिर इसराइल को बाकायदा लड़ाका हथियारे भेजने पड़े, तारीख का सबसे बड़ा हमला करना पड़ा, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन ग्रेटर इसराइल, ये जंग ये सिर्फ इसराइल ईरान की नहीं है, ये मामला पाकिस्तान तक, जहाँ जहाँ ये रजीम चेंज कर सकते हैं ये करेंगे। वो तमाम लोग जो उन्हें बुरे लगते हैं, इसराइल मुखालिफ होंगे, वो उन्हें पसंद नहीं, उन्हें हटाएंगे और वो लोग लाएंगे जो उनके पसंदीदा। आले शरीफ, ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट, ये कैसे लंदन प्लान ये बने सारे, ये सारे उसी की बुनियादें हैं। आप उसकी दलील देखें कि इसराइल जब जंगी कार्रवाई करता है, जब कोई फौजी कार्रवाई करता है, जब कोई हमला करता है, कोई वारदात, पाकिस्तान में सबसे पहले इमरान खान को कह देता तलाशी में डाल देता। आप उठा के देख ले सारे, मैंने देखे सारे स्टैट्स, खान की सारी मुलाकातें बंद, बाहर की दुनिया से रब्ता काट दे। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का रहनुमा, पूरी दुनिया की 6ठी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी का, उसके लोग सुनते हैं उसकी बात, उसकी एक ट्वीट पूरी दुनिया में वायरल होती है, इसीलिए उन्हें तकलीफ होती है। आज बहरहाल तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात जो अली अमीन गंडा पर बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं कि पुरअमन लोगों को शहीद किया, कब्रों में तारा, डंडे मारे तो डंडे खाओगे, गोलियां मारोगे गोलियां खाओगे, जनती दोस्ती का फैसला अल्लाह करेगा। ये इसराइल के हमले की भी आज मजम्मत कर रहे थे, अच्छी बात। ग़ज़वा हिंद की भी उन्होंने बात की। पेशावर का बड़ा ठीक ठाक जलसा है खान की रिहाई के लिए, उसमें पंजाब से भी वो मियाँ फारूक तकरीर कर रहा था, रैली थी उसकी भी लोग। ये तकरीरें थोड़ी अपनी ज़रा मेरे ख्याल में टोन डाउन करनी होगी, ना इस तरह की बातें नहीं, पुरअमन बातें करें। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कोई ऐसी तहरीक तो नहीं चलानी ज़बरदस्ती डंडे वाली या गोलियों वाली, ये तो पुरअमन तहरीक है खान की। इसमें तो वो एक प्रियंका गांधी की एंड में तारीफ ज़रूर करूँगा, वो गांधी साहब जैसा कहते हैं एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल आ गया, तो वो तहरीक आप चला रहे हैं, तो उसी कोई चलने दें, अभी इसमें ज़्यादा शिद्दत ना लाएं। प्रियंका गांधी ने देखें आज फ़लस्तीन के लोगों की हमायत की, उसने कहा हिंदुस्तान ने क्यों अब्सटेन किया इस करारदाद के लिए। तो ऐसे लोगों की अजमत को सलाम करना चाहिए, चाहे दुनिया के किस मर्जी मजहब से हों वो लोग, जो मजलूमों का साथ दें। और भी बहुत सी खबरें, लेकिन वीलॉग आपको होता है, मैं कोशिश करता हूँ आपका दुरानिया इतना, इसके बाद अलबत्ता एक और वीलॉग ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।